खास तौर पर एक कमेटी बनाई जिसका नाम है बैनर्जी कमेटी। बैनर्जी कमेटी, यूसी बैनर्जी, किसी समय वो जज रहे होंगे, आजकल तो नहीं है, रिटायर्ड है। और उस यूसी बैनर्जी की कमेटी ने रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट में कहा कि ये सरासर गलत बात है जो प्रोसिक्यूशन ने प्रेस की है कि इस ट्रेन पर हमला हुआ, इस ट्रेन को जलाया गया, षड्यंत्र से जलाया गया। ये तो सचमुच कोई दुर्घटना हो गई, अंदर कोई स्टोव होगा जिसको आग लग गई और सारी की सारी आग अंदर से लगी, जिसके कारण ये सारे यात्री मर गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां। चुटकुला आता है हमारे पास कई बार, ये जो हमारा मोबाइल है ना, उसमें लोग चुटकुले भेजते रहते हैं, आपके पास भी आते होंगे। बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक चुटकुला किसी ने भेजा हमारे पास, कहा कि बिन लादेन ने जैसे ही खबर पड़ी कि बैनर्जी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है, अपने सहयोगियों को बुला करके कहा कि जरा पता लगाओ कि ये बैनर्जी कौन है। ये बड़ा बुद्धिमान दिखता है, बड़ा समझदार दिखता है, और अगर किसी समय जज रहा है उसका मतलब है वकील होगा। इसको मैं अपना वकील बना करके अमेरिका भेज देता हूं और ये जाकर के अमेरिका में प्रमाणित करके आएगा कि 9/11 को वहां पर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। ये तो शराब पिए हुए पायलट थे जिन्होंने अपने अपने हवाई जहाज आकर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गिरा दिए और जाकर के पेंटागन पर गिरा दिए। होगा चुटकुला, लेकिन मैं मानता हूं कि जो सरकार इस प्रकार की रिपोर्ट किसी जज से लिखवा करके उसको प्रकाशित करके और अपराधियों को एक प्रकार छुड़वाना चाहती है, वह हिंदुस्तान की जनता के साथ सचमुच में मजाक कर रही है और उसको माफ नहीं करना चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला ये सरकार नहीं कर सकती। इन्होंने तो आते ही पहला काम किया कि पोटा कानून को खत्म करो। जिस प्रकार का कानून आज सारी दुनिया के देशों ने बनाया है, हमसे भी कठोर कानून बनाया है अमेरिका ने, पोटा से भी कठोर कानून बनाया है ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने। हमने तो उन सब कानूनों को बुला करके, मैं गृह मंत्री था, उनको सबको दिखवा करके उसके प्लस माइनस तोड़ करके हिंदुस्तान की परिस्थिति में कौन सा कानून उपयुक्त होगा, हमने वो पोटा बनाया। लेकिन यह सरकार, जैसा मैंने कहा, इसका उद्देश्य न आतंकवाद का मुकाबला करना है, न अल्पसंख्यकों को कल्याण करना है। अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों के हमको वोट कैसे मिले, केवल इसकी चिंता है। भारत की सुरक्षा की चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी की सुरक्षा की चिंता है। और हमारी गद्दी सुरक्षित केवल तब रहेगी जब हमको वोट मिलते रहेंगे, यही एक मन में है। मैं तो प्रणाम करता हूं सेना के अध्यक्षों को, थल सेना के अध्यक्ष को, जल सेना के अध्यक्ष को, वायु सेना के अध्यक्ष को, जिन्होंने जैसे ही सुना कि हमको कहा जा रहा है कि हम अपने अपने सेना के विभाग में मुस्लिम सेंसस करें, तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सरकार की इच्छा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने का काम इन सेना अध्यक्षों ने किया। पब्लिकली उन्होंने कहा कि हमारी सेना में हमने किसी समय भी हिंदू कौन, मुसलमान कौन, इसके आधार पर भर्ती नहीं की, इसके आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं किया। हमारे यहां सैनिक वही बनता है जो देश के लिए बलिदान करने को तैयार है, जिसमें वो योग्यता है, जिसमें वो शौर्य है, जिसमें वो पराक्रम है कि सैनिक बन सके, उसी को लिया जाता है। हिंदू कितने, मुसलमान कितने, ईसाई कितने, इसकी न हमने पहले गिनती की है न अब गिनती करेंगे। उनके इस मजबूत, प्रामाणिक, सिद्धांतवादी स्टैंड के कारण ही सरकार को अपने कदम थोड़े पीछे हटाने पड़े सेना के मामले में। लेकिन अल्पसंख्यकवाद उनका जारी है, यहां तक जारी है कि
एक भयंकर कांड हुआ था तमिलनाडु में। 98 वो वर्ष था जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा था, और उस लोकसभा के चुनाव के लिए मैं भी प्रचार के लिए निकला था, और पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं तमिलनाडु गया, और तमिलनाडु में मेरा कार्यक्रम कोयंबटूर में था। मैं चेन्नई पहुंचा, चेन्नई से कोयंबटूर एक छोटे प्लेन में, प्राइवेट प्लेन में जाने ही वाला था। निकला तो एक टेलीविजन का करेस्पॉन्डेंट आकर के मुझे कहने लगा, अडवाणी जी आपने तो, आपके कार्यालय ने तो हमको वचन दिया था कि आप हमको इंटरव्यू देंगे। मैंने कहा आप किस टेलीविजन चैनल के हैं? उन्होंने कहा कि मैं ईटीवी का हूं, और मैंने वचन लिया था, आपके कार्यालय ने हमको आश्वासन दिया था, और आप हमारी बात सुने, हमारा अनुरोध सुने और हमको इंटरव्यू देकर के जाए, हम कम से कम समय लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरी कार्यालय ने वचन दिया है तो मैं जरूर करूंगा, और मैंने उनको समय दिया। उन्होंने कहा था बहुत कम समय लेंगे, आध घंटा लग गया, और उनको देने के कारण एक और चैनल को भी मुझे देना पड़ा। घंटा भर उस दिन मेरा प्लेन डिले हो गया, और उस घंटे भर के कारण मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। अन्यथा हो सकता है, मैंने बाद में सार्वजनिक रूप से ईटीवी को धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि मैं जब पहुंचा कोयंबटूर, मेरा प्लेन कोयंबटूर में लैंड किया, मैं नीचे उतरा, देखता हूं कि मेरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट सारा खाली था, सिवाय पुलिस के अधिकारी थे, प्रशासन के कुछ अधिकारी थे, जो आकर के मुझे कहने लगे, अडवाणी जी आप शहर में नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सेक्शन 144 लग गया है। मैंने कहा क्या हुआ? इस समय तो चुनाव का कैंपेन चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ, चुनाव का कैंपेन चल रहा है, आपकी रैली थी, आप संबोधित करने वाले थे, और जिस स्थान पर रैली थी वहां पर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बहुत बम फेंके। उनमें से कुछ लोग थे कि जो सुइसाइड बॉम्बर्स बन करके आए थे, उनका सारा शरीर और बॉम्ब से और एम्यूनिशन से लदा हुआ था। उनमें से एक, वह तो स्वयं वहीं पर उसकी समाप्ति हो गई, वो स्वयं वहीं मर गया, लेकिन बाकी और भी लोग थे। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई लोग जेलों में गए हैं, कई लोग मर गए हैं। बहुत भयंकर घटना यहां पर आज हुई है। मैंने कहा देखिए, आपने सेक्शन 144 लगा दिया है, मैं रैली तो संबोधित नहीं कर सकूंगा, लेकिन आप मुझे शहर में जाने से रोक नहीं सकते। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको जाकर के मैं हॉस्पिटल में देखूं, क्योंकि वो आए थे मेरी रैली में और उसके कारण उनको ये परिणाम भुगतना पड़ा। उन्होंने बहुत व्यवस्था का, अच्छा हम व्यवस्था करेंगे, बहुत समय लगेगा, ये होगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल गया, जाकर के उन लोगों से मिला जो घायल हुए थे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, उस कांड के कारण जो जो लोग गिरफ्तार हुए, उन गिरफ्तार लोगों में से एक व्यक्ति को तमिलनाडु की सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि ये प्राइम अक्यूज्ड है। सारी योजना, सारा षड्यंत्र वह इस व्यक्ति का था। उसका नाम था मदनी। उस मदनी को भी गिरफ्तार किया गया उसी समय नहीं, उसके कुछ दिन बाद। और उस प्राइम अक्यूज्ड को, वो आज तक जेल में है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो केरल में है, और जिस केरल में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, विरोधी पक्ष कम्युनिस्ट पार्टियों का है, और केंद्र में ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों दोस्त हैं। तो केरल में सरकारी पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर के केरल की विधानसभा में अभी अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में वोट चाहिए, इसीलिए अभी अभी उन्होंने मिलकर के एक सर्वसम्मत विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया कि मदनी को पैरोल पर छोड़ दिया जाए।
मदनी को पैरोल पर छोड़ दिया जाएगा तो कम से कम उसके जो समर्थक है वो चुनाव में हमको वोट देंगे। इस उद्देश्य से वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नीचे गिर सकते हैं अल्पसंख्यकवाद के नाम पर, इसका मैं आपके सामने मैंने उदाहरण रखा है। ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टियों को क्या हिंदुस्तान की जनता माफ कर दे? नहीं करना चाहिए। या तो यह सरकार अपना रंग ढंग बदले, या तो ये पार्टियां माने कि हम अल्पसंख्यकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे, या तो ये पार्टियां माने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के बारे में। प्रमोद जी ने बताया आपको, ये शब्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हैं कि दिस इज नॉट जस्ट इलीगल इमिग्रेशन, दिस इज एक्सटर्नल एग्रेशन, इट इज एन इन्वेजन। और मैं उसको डेमोग्राफिक इन्वेजन मानता हूं क्योंकि उसके कारण पूर्वी प्रदेशों की जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है। सारे अनेक डिस्ट्रिक्ट्स असम के, उनकी डेमोग्राफी बदल गई है और बदलती जा रही है। कोई एक समय आएगा जब हम हैरान हो जाएंगे, कहीं से मांग होने लगेगी, हम तो भारत में नहीं रहना चाहते, हम तो अलग होना चाहते हैं, हम तो इस देश में मिलना चाहते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी अभी आई थी, मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। उनके 4 मंत्री उनके साथ थे प्रमुख, और मैंने कहा कि जब तक इस प्रकार का एक्सटर्नल एग्रेशन चलता रहेगा बांग्लादेश का, जब तक आपके यहां बैठ करके लोग आतंकवाद हमारे यहां फैलाते रहेंगे। मैंने कहा कि मेरी जानकारी में बांग्लादेश में आज टेररिस्ट के लिए 72 शिविर चल रहे हैं, और आप कहते हैं नहीं, गलत बात है। आप कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन है ही नहीं। उन्होंने, उनके एक मंत्री ने मुझे कहा कि अडवाणी जी आप बात जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, आपके यहां से भी भारतीय हमारे यहां आ जाते हैं, हमारे यहां से भी कुछ लोग इधर आ जाते हैं, सीमा ही ऐसी है और इसीलिए कोई किसी को दोष नहीं दे सकता। मैंने कहा कि ये बात नहीं है कि सीमा के इस पार उस पार आ जाते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में बांग्लादेशी बस्तियां बनी हुई है, पूरी की पूरी कॉलोनीज है कि जो बांग्लादेशियों की है। ऐसा कोई बांग्लादेश में कुछ नहीं है। बांग्लादेश में तो जो लोग जाते हैं प्राय पासपोर्ट और वीसा लेकर के जाते हैं। यहां तो लगातार और सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज तक हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं उनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। 1 करोड़ से अधिक। दुनिया के किस देश में ऐसा हो सकता है और कौन देश इसको बर्दाश्त कर सकता है? केवल मात्र भारत में, और वो केवल इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष, उसके सामने देश की सुरक्षा का सवाल नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उसका सवाल नहीं। मैं आसाम गया था, मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री और सोनिया जी कहती है कि नो मुस्लिम शुड बी हैरेस्ड बिकॉज ऑफ दिस न्यू लॉ, मैं उनको कहना चाहता हूं नो असमिया मुस्लिम शुड बी हैरेस्ड, नो असमिया मुस्लिम शुड बी हैरेस्ड, बट those from बांग्लादेश should be sent back to बांग्लादेश। उनको आसाम में रहने का कोई अधिकार नहीं, आसाम का स्वरूप बदल दे ये उनको अधिकार नहीं। ये मैंने कहा, आज भी कहता हूं, और मैं मानता हूं कि यह सरकार तब तक सही रास्ते पर नहीं आएगी जब तक उस पर जनता का दबाव नहीं होगा। यह भारत सुरक्षा यात्रा वह जनता को जागृत करने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए और नई दिल्ली तक यह संदेश पहुंचाने के लिए है कि बावजूद मौसम के, बावजूद बाकी सब बातों के, यह यात्रा जहां जहां पर गई है सारे हिंदुस्तान में, गांव में, कस्बों में, शहरों में, सब जगह इसका समर्थन हुआ है। और शोलापुर के निवासियों ने यह प्रमाणित करके दिखाया है कि वास्तव में हिंदुस्तान की जनता इस भारत सुरक्षा यात्रा के इस संदेश को कि आज भारत असुरक्षित है, अनेक संकट है और वर्तमान सरकार की नीतियां उन संकटों का निवारण नहीं कर सकती। जब तक वो अपनी नीतियां नहीं बदलती या अपना रंग ढंग नहीं बदलती तब तक इन भारत सुरक्षित नहीं होगा। इसका अनुमोदन शोलापुर की जनता करती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इसको भी समझिए कि हम आज भारत को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य बड़ा है। हमारा लक्ष्य यह है कि जो हमने जिस समय हमारी एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही थी, तब हमने अपने सामने यह उद्देश्य रखा था कि हम भारत को दुनिया के देशों में प्रथम स्थान दिलाना चाहते हैं और प्रथम स्थान दिलाने के लिए हिंदुस्तान को हर दृष्टि से पूर्ण विकसित देश बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं, उन 6 लाख गांवों में से एक भी गांव ऐसा बचना नहीं चाहिए कि जहां पर पक्की सड़क न हो, जहां पर लोगों को पीने का शुद्ध पानी न मिलता हो, जहां पर अच्छा विद्यालय न हो, अच्छा चिकित्सालय न हो, ये सारे के सारे गुण हो, और जहां पर हर एक को रोजगार न हो, हर एक किसान को अपने खेत के लिए पानी न मिलता हो, ऐसी स्थिति लाना ये हमारा उद्देश्य है। और 2020 तक का लक्ष्य रखा था। हम चाहे आज विपक्ष में हैं, कई प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, वहां पर ये एफर्ट चल रहा है, लेकिन केंद्र में भी हम सरकार को मजबूर करेंगे इस दिशा में चलने के लिए। उसमें आपका सहयोग मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वो स्थान पहुंचेंगे तभी वास्तव में हम मन से, अंतःकरण से गदगद होकर के वह नारा उच्चारण कर सकेंगे जो मैं आपके सामने रखता हूं। बोलिए भारत माता की, और ऊंचे स्वर से भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद।